Namaste viewers. So let us start today's title topic, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, जिसको हिंदी में व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तें कोड 2020 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सबसे पहले जो कोड आया था लोकसभा में पास हुआ था 22 सितंबर को। राज्यसभा में 23 सितंबर एंड प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 28 सितंबर एंड ऑफिशियल गजेट में आया 29 सितंबर। So the OSH code consolidates and amends the laws regulating the occupational safety, health and working conditions of the persons employed in an establishment. तो किस OSH कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जो भी एम्प्लॉयड हैं, नियोजित व्यक्तियों की जो भी व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशंस जो भी को रेगुलेट और विनियमित करने के लिए कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, नोटिफाइड ऑफिशियल गजेट में 29 सितंबर 2020 को किया गया। 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का एसेंट इस पे मिला एंड 13 एक्ट सब एज्यूम्ड इन द ओएसएच कोड 2020 एंड इसमें कितना चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स हैं और 143 सेक्शंस हैं। और कितने एक्ट को रिप्लेस करता है? 13 एक्ट को 13 एक्ट को समेकित करता है या रिप्लेस करता है। The OSH code 2020 replaces how many acts? 13 एक्ट्स को रिप्लेस करता है। सो कौन कौन से जो 13 एक्ट्स हैं इनको ये समेकित करता है, इसको कोडिफाई किया हुआ है 13 एक्ट्स को। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉयज एक्ट 1955, द वर्किंग जर्नलिस्ट्स फिक्सेशन ऑफ rate of wages act 1958, the motor transport workers act 1961, the BD and cigar workers conditions of employment act 1966, the contract labor regulation and abolition act 1917, the sales promotion employees conditions of service act 1976, interstate migrant workmen regulation of employment and conditions of service act 1979, the senior workers and cinema theatre workers act 1981, the Dock Workers Safety, Health and Welfare Act 1986, the Building and Other Construction Workers Regulation, Employment and Condition Workers Act, Service Act 1996. So these are the 13 acts which are replaced by the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. Now applicability को देखते हैं। The provisions of OSH code applies to, ये कहाँ पे थी occupational safety health and working conditions code apply होता है? So every place carrying on any industry, trade, business, other manufacturing or occupation or motor transport undertaking, newspaper establishment, audio video production, building and construction work, plantation or factory in which 10 or more workers are employed. जो ओएसएच कोड के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो कहाँ लागू होते हैं? किसी भी उद्योग हो, चाहे व्यापार हो या अन्य कोई भी मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का कार्य किया जाता हो, या मोटर ट्रांसपोर्ट, मोटर परिवहन उपक्रम हो, या समाचार पत्र रिलेटेड कोई भी प्रतिष्ठान हो, जिसमें 10 या उससे अधिक अगर वर्कर्स काम करते हो, तो ये कोड, इस कोड के सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। बी में देखते हैं क्या क्या कौन से जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे एक इसके प्रोविजंस लागू है। माइन और पोर्ट और विसिनिटी ऑफ पोर्ट वेयर डॉक वर्क इज कैरिड आउट,
All mines, docks, and establishment carrying out any hazardous or life-threatening activity may be notified by central government regardless of the numbers of the workers. तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर कहीं भी जहाँ भी कोई या तो बंदरगाह हो या उसके आसपास जहाँ भी डॉक वर्क या गोदी का काम किया जाता हो, बंदरगाह हो या उसके आसपास जहाँ भी, तो इसके भी सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। ऑल माइन डॉक्स एस्टेब्लिशमेंट, यदि कोई भी माइंस हो या डॉकिंग का काम जहाँ जहाँ भी डेंजर या हार्डेसियर वर्क होता है, जिससे जीवन का खतरा होता हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो या काफी हजारियस वर्क भी हो, तो वहां पे भी वर्कर्स की जो 10 और 10 10 10 और मोर वर्कर्स जो एम्प्लॉयड की जो क्राइटेरिया था, यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे चाहे एक ही काम करते हो, चाहे 2 या 5, वहां पे अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग या हजारियस है तो वहां पे इस कोड के प्रोविजंस लागू होंगे। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज have to obtain registration. It introduces a concept of one registration for all establishment. Establishments covered by the code are required to register within 60 days. ठीक, इसमें क्या है कि जहां पे भी कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, या अगर जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग या हार्ड वर्क नहीं हो, तो वहां पे सारे, जहाँ पे 10 और मोर से अधिक कर्मचारी जहाँ पे काम करते हो, तो वहाँ पे एक वन सिंगल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट लाया गया है। बहुत सारे पहले क्या होता है, एक के अनुसार कहीं अलग अलग, एक के अनुसार अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, लेकिन अब इस कोड ने क्या किया है, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। वन रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट किसके अंदर, दी ओसीएच कोड 2020 के अंदर। इस कोड के दायरे में आने वाले सारे प्रतिष्ठान, केंद्र या राज्य सरकार, जो भी उस रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, तो इस कोड के लागू होते ही 60 दिनों के भीतर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितने दिन, 60 डेज के अंदर ही कराना होगा। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के अनुसार एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको किया है कोर एक्टिविटी ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, डिफाइन किया गया, इंट्रोड्यूस किया है। Any activity for which the establishment is set up and includes any activity which is essential and necessary to such, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है जो भी एसेंशियल और नेसेसरी काम किया जाता हो, कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। इसमें कौन कौन से जो एक्सक्लूड किया गया है, जो 11 गतिविधि है जिनको ये एक्सक्लूड करता है, कौन कौन से जो मुख्य गतिविधि को तो हेल्प तो करता ही है, लेकिन उसको एक्सक्लूड किया गया है। डेफिनेशन जो कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें इसेंशियल और नेसेसरी एक्टिविटी होता हो, तो उसमें कौन कौन से को एक्सक्लूड किया था, 11 एक्टिविटी को एक्सक्लूड किया है, जिसमें लाइक दैट सैनिटाइजेशन, जो भी रिलेटेड वर्कर्स जो होंगे सारे को, स्वच्छता कामगार को सारे को इसमें एक्सक्लूड किया है। जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज जो है भी है, सेवाएं से रिलेटेड जो भी वर्कर्स है, या एनी एक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट नेचर, या कोई भी ऐसी स्टैब्लिश जहाँ रुक रुक के कोई ऐसी प्रवृत्ति करने वाला कोई भी काम हो, वो सारे को एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में एक्सक्लूड करता है। और इस कोड के क्या करता है, इट कॉन्फर्स पावर ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि कौन सी कोई भी एक गतिविधि जो एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की अगर मुख्य गतिविधि है या नहीं है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो एक कोड एक एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अब देखते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार। इसमें क्या देखते हैं, क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। पर्सन डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन वन स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अदर स्टेट। तो इसके कौन कौन से जो वर्कमैन होंगे जो इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन कहलाएंगे, तो कोई भी ऐसी व्यक्ति जो डायरेक्टली या द एम्प्लॉयर के द्वारा नियुक्त किया गया हो किसी दूसरे राज्य में, और व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करता हो। नाउ डिफिनीशन ऑल्सो इंक्लूड्स द वर्कर्स हु हैव कम इन देयर ओन फ्रॉम वन स्टेट। पहले क्या होता था, वो जो भी जो वर्कर्स थे, लेबर थे, वर्कर्स जो भी थे, वो क्या होता था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा लाए गए होते थे, उन्हीं को ही इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन करते थे। लेकिन अब क्या क्या है, इट इंक्लूड्स it includes the workers who have come there,
ऑन फ्रॉम वन स्टेट। कोई भी अपने काम के खोज में कोई भी वर्कर अपने स्वयं से किसी दूसरे राज्य में जाता है, वो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के कैटेगरी में आएगा। इसमें वेज कैपिंग दिया गया 18,000 पर पर्सन। ऐसे वर्कमैन जो भी अगर 18,000 मैक्सिमम या उससे कम कमाते हैं तो भी सारे इस वर्कमैन कहलाएंगे। और इससे क्या क्या फायदा हुआ है? Employing women in all types of work and in night shifts. The OSH code allows employing women in all establishments for all types of work and can also work at night, that is beyond 7 p.m. and before 6 a.m. subject to conditions related to safety, holiday, working hours and their consent. इसमें क्या है, पहले प्रोविजंस ये होते थे, इस कोड के प्रोविजंस के अनुसार अब महिलाएं जो भी है, वुमेन जो भी है, रात में भी वर्क कर सकती है, 7 p.m. के बाद भी वर्क कर सकती है। तो लेकिन उनके सेफ्टी से रिलेटेड और उनके सुरक्षा वर्किंग आवर्स उनकी कंसेंट होना चाहिए। महिलाओं को और वुमेन की कंसेंट लेना पड़ेगा, तो नाइट शिफ्ट में ही इस कोड के प्रोविजंस के अनुसार वो काम कर सकती हैं। कॉमन लाइसेंस। सो OSH code makes provisions for common license for the factory. तो कॉमन लाइसेंस का कॉन्सेप्ट भी कोड प्रोवाइड करता है, जो कि contract labor, BD, cigar establishments, and to introduce the concept of single all India license for a period of 5 years to engage the contract labor। कितने? 5 सालों के लिए। तो OSH कोड कारखाने, ठेका श्रमिकों और बीड़ी सिगार प्रतिष्ठानों के लिए एक सामान्य लाइसेंस, कॉमन लाइसेंस का प्रावधान करता है। इसके कारण जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पर रखने के लिए 5 साल की अवधि के लिए एक उनको ऑल इंडिया बेसिस पे वो एक प्रोविजन, एक लाइसेंस मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर सकता है। And notice of commencement and cessation and closure. The code states that the all establishment now need to submit notice of commencement and the cessation of operation and closure of establishment to the appropriate authority. इस इस इसके अनुसार ये है कि इसमें आप कोई भी इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी कमेटी। तो एसएच कोड हैज प्रोविजन फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेफ्टी कमेटी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कोई प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठान के वर्ग में भी एक सेफ्टी कमेटी गठित करने का इस कोड के प्रोविजंस द्वारा दिया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा सेफ्टी कमेटी गठन करने के लिए। उस कमेटी में कौन कौन से होंगे? Committee will be composed of representative of employer and the workers। इसमें जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, उनके प्रतिनिधि होंगे और जो नियोक्ता है, जो नियुक्त करते हैं, उनके प्रतिनिधि होंगे। और क्या होंगे? और रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स इन द कमेटी मस्ट नॉट बी लेस दैन दैट ऑफ एम्प्लॉयर। जो वर्कर के जो प्रतिनिधि होंगे उनकी जो संख्या होगी वो कम नहीं होंगी, किनसे? एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में क्या था? फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोविजंस कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, द थ्रेशोल्ड हैज बीन फिक्स्ड 20 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री विथ पावर और 40 वर्कर्स विदाउट द पावर। इसमें क्या किया गया? फैक्ट्री के लिए इसमें 20 वर्कर्स होना चाहिए अगर वो पावर के साथ काम होता हो, और 40 वर्कर्स जिसमें पावर का यूज नहीं किया जाता हो। तो विथ पावर के साथ कितना होगा? 20 वर्कर्स, और विदाउट द पावर 40 वर्कर्स। इसमें क्या था? पहले इफेक्टिव 1948 के प्रोविजंस क्या था? जो अर्लियर थ्रेशोल्ड था, जो अर्लियर थ्रेशोल्ड था, उसमें कितना था? 10 वर्कर्स था, 10 वर्कर्स विथ पावर था, एंड 20 वर्कर्स विदाउट पावर था। लेकिन अब क्या क्या है? 20 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री विद द पावर हो गया और 40 वर्कर्स विदाउट द पावर हो गया।
इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाया गया है। अप्लीकेबिलिटी क्या होगा, जैसे पहले मैंने बताया था कि 10 और मोर माइग्रेंट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ। 12 मंथ एक वर्ष के पहले अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट 10 और मोर माइग्रेंट वर्कमैन एम्प्लॉयड है, 10 या उससे ज़्यादा जो भी वर्कर्स है, ये अप्लीकेबिलिटी था। लेकिन पहले जो इसका अर्लियर जो थ्रेशोल्ड था, अर्लियर जो था उसमें कितने वर्कर्स थे, 5 वर्कर्स और उससे अधिक कब था। इसमें क्या कर दिया है, 10 और मोर माइग्रेंट वर्कर्स को कर दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें वो भी वर्कर्स भी आएंगे जो स्वयं से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो भी इस श्रेणी में आएंगे। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो लाए जाते थे, इस एक्ट के द्वारा कवर किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट में रजिस्टर हिमसेल्फ एज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर ऑन द पोर्टल ऑफ बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। आधार और सेल्फ डिक्लेरेशन के से वो एक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इससे जो भी बेनिफिट होगा वो अवेल कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। has been provided with the portability of available benefits destination state in respect of ration available benefits of building and other construction workers है। जो भी जिस राज्य से कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, जो भी राज्य में वो सारी सुविधाएं जो जिस राज्य से बिलोंग करते हुए मिलती है, जैसे राशन हुआ या अदर बेनिफिट्स हुआ, वो सारे उनको मिलेंगे। इसमें ये चेंजेस लाया गया। उसमें क्या गया, उनसे भी और कुछ उनसे प्रॉब्लम, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके ग्रीवांसेस हैं, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन फैसिलिटी क्रिएट करना होगा। कंपल्सरी फैसिलिटी फॉर हेल्पलाइन फॉर दी रेड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। उनकी प्रॉब्लम समस्याओं को निपटारा करने हेतु एक रेड्रेसल कमेटी का एक कंपल्सरी अनिवार्य रूप से गठन करना है। और क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट जर्नी अलावेंस वंस अ ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयर टू विजिट होम टाउन वंस अ ईयर। अपने जो घर आवास है जहाँ से वे आए हुए हैं, आप विजिट करने के लिए जो भी एम्प्लॉयर उनको नियुक्त करते हैं, तो माइग्रेंट वर्कर को यात्रा भत्ता भी देंगे एक बार, साल में एक बार, जिसके कारण वो अपने घर पे विजिट कर सके। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो इट विल ओनली अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। इसमें क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एक्ट में आएंगे जो भी 15 और मोर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो ऑन एनी डे ओनली लास्ट 1 ईयर में प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में 50 और उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉय करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर आएंगे। और स्टेट्स कैन लोअर दिस थ्रेशोल्ड। तो इसमें क्या था, जो अर्लियर जो थ्रेशोल्ड था, पहले जो था अर्लियर, इसमें क्या था, पहले क्या था इसमें, इसमें क्या था, इसमें था 20 और मोर वर्कर्स था, 20 और मोर वर्कर्स थे, वर्कर्स का प्रोविजंस था। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, 50 और मोर था। पहले स्टेट्स को भी दिया गया था कि वो क्या, लोअर दिस थ्रेशोल्ड, बट इसमें इस कोड के द्वारा स्टेट्स कांट लोअर दिस थ्रेशोल्ड। तो इसमें 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, पहले क्या था 20 और मोर वर्कर्स, ये चेंजेस हुए हैं। और एम्प्लॉय कंपनसेशन, in the event of death of a worker or injury to a worker due to an incident at his workplace, at least 50% share of penalty would be given। तो अगर पेनाल्टी और इंजरी और डेथ होती है, तो पहले तो जो भी उनको अमाउंट कंपनसेशन जो मिलता है, कंपनसेशन एक 1923 के अनुसार, उससे अतिरिक्त में 50%, कम से कम 50% पेनाल्टी भी देना होगा। कोई भी बहुत फटाल एक्सीडेंट्स हो जा रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर होगा चाहे एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नियुक्त किया है, वो स्टेट अथॉरिटीज एज वेल एज डिपेंडेंट्स, जो कि जिनकी अगर मृत्यु हो जाती है कोई ऐसे वर्कर की, तो उनके जो उस पर जो निर्भर रहने वाले आदमी हैं या उनके घर परिवार वाले, तो उनको और क्या क्या बेनिफिट्स उनको अगर नॉर्म्स के अनुसार क्या क्या मिलेगा, ये सारे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट करना होगा, स्टेट अथॉरिटी को भी, बल्कि और उस वर्कर से रिलेटेड जो भी उनके डिपेंडेंट है, और क्या क्या उनको बेनिफिट देना है अगर यदि कुछ एक्सीडेंट्स कुछ हुआ है, तो सारे उनको बताना होगा। So these all are the changes that is the brought by the code
the occupational safety, health and working conditions code 2020, and the what are the changes, prominent changes brought by this code. So all these are from my side. Like, share and subscribe. Thank you.